हेलो एवरीवन। मेरी लास्ट वीडियो में मुझे पता नहीं कि लास्ट वीडियो मेरी 24th क्वेश्चन का आधा पार्ट मतलब मैंने 25 क्वेश्चन पूरा शूट किया था, बट 24th क्वेश्चन का हाफ पार्ट उसमें शो हो रहा है और 25th पूरा ही मतलब गायब हो गया है। तो मुझे 24th और 25th ऐसे शूट करना पड़ रहा है, तो दैट्स वाई 24th क्वेश्चन आपके सामने है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ठीक है। 24th क्वेश्चन है, बी इज़ द फादर ऑफ क्यू, बी हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रेन, Q is the brother of R is the daughter of P, A is the granddaughter of P, S is the father of A. How is S related to Q? B Q का पिता है, B के केवल 2 बच्चे हैं, Q R का भाई है, R बेटी है P की, A P की नवासी है। अगर S A का पिता है तो S का Q से क्या रिश्ता है? सन इन लॉ, ब्रदर या ब्रदर इन लॉ, बेटा, दामाद, भाई या बहनोई, हमें ये बताना है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, मतलब एक ना एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आपको देखने को मिल जाता है, तो एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इम्पॉर्टेंट है। बट हमें से जैसे हमने देखा होगा कि हम ब्रदर रिलेशन मतलब ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन हम हमेशा जनरली एक सिंबल से करते हैं सॉल्व, राइट। जैसे कि अगर प्लस है तो हम प्लस वाले को हम मेल से डिनोट करते हैं, प्लस है तो हम यानी कि मेल जेंडर की बात कर रहे हैं। और अगर वहीं हम माइनस का साइन डिनोट करते हैं तो इट मीन्स कि हम फीमेल जेंडर की बात कर रहे हैं। तो हम इसका साइन का यूज़ हम यहाँ पे भी यही करेंगे, ठीक है। हम 1 बाय 1 सेंटेंस पढ़ते जाएंगे, आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो बी क्यू का पिता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि बी का हमें जेंडर यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि बी क्या है, एक मेल जेंडर है, क्यू का पिता है यानी कि फादर है। तो यानी कि बी जो है हम यहाँ पे इसको डिनोट कर देंगे प्लस के साइन से, और इसी तरह से हम यहाँ पर एक ड्रॉ कर देंगे क्योंकि ये इसका पता है, तो यानी क्यू है। और क्यू का हमें जेंडर क्लियर नहीं है कि ये फीमेल है या मेल है, तो हम इसे भी ऐसे ही छोड़ देंगे। आगे हम सेंटेंस पढ़ेंगे, मे बी शायद क्लियर हो जाए। तो हम पढ़ते हैं, आगे है बी के केवल 2 बच्चे हैं, ठीक है। यानी कि बी के एक और बच्चा होगा, मतलब अभी तो हमें पता नहीं है, बट हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं जस्ट कि हमें क्लियर हो जाएगा कि भी एक और बच्चा आएगा। हम ऐसे खाली स्पेस छोड़ देते हैं, हम ऐसे कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक खाली स्पेस छोड़ देते हैं। क्यू आर का भाई है, अब पता चल गया हमें क्यू आर का भाई है, यानी कि बी के जो 2 बच्चे हैं उसमें से एक आर है, और आर में अभी हमें आर का नहीं पता, बट क्यू का पता चल गया कि क्यू क्या है, भाई है आर का। अभी आर को भी इसे छोड़ देते हैं, आगे पता चल जाएगा। आर बेटी है पी की, अब आर क्या है, बेटी है, यानी कि पता चल गया कि ये फीमेल जेंडर है, यानी हम यहाँ पे माइनस डिनोट कर देंगे। अब ये किसकी बेटी है, पी की बेटी है, तो यानी कि हम यहाँ से ऊपर ड्रॉ कर देंगे, बट हम ये एरो नीचे रखेंगे क्योंकि ये इसकी बेटी है, तो हम यहाँ पे पी ड्रॉ कर देंगे। पी बेटी है तो जनरली सी बात है, अगर ये इसकी बेटी है तो यानी कि ये मदर हुई, क्योंकि ये दोनों फादर और मदर बन रहे हैं यहाँ पे, तो इन दोनों मतलब रिलेशन है। अब इन दोनों के रिलेशन को हमें डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे एक बड़ा सा प्लस साइन डिनोट कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों आपस में रिलेशन है मदर फादर का, और ये दोनों यहाँ पे ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, ठीक है। आगे क्लियर करते हैं, अभी तक तो सब क्लियर है। आर बेटी है कि पी की, यहाँ तक तो हमें सब कुछ क्लियर है। अब ए पी की नवासी है, अब ए क्या, ए पी की नवासी है, यानी कि अगर आर की बेटी होगी तो वो उसकी नवासी बनेगी। नवासी मतलब जो नानी के बच्चे होते हैं, मतलब नानी के बच्चे के जो बच्चे होते हैं उसे हम नवासी बोलते हैं। इसी तरह से अगर दादी के बच्चे होते हैं तो उसे हम पोती बोलते हैं, पोता या पोती बोलते हैं। तो ये नवासी है, यानी कि हमें इससे ये पता चल रहा है नवासी बोला है तो यानी कि फीमेल जेंडर है। नवासा होता तो यानी कि मेल जेंडर होता, तो ये फीमेल जेंडर है। तो अभी हम इसे नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे क्लियर करते हैं, अगर एस ए का पिता है, अगर एस ए का पिता है तो एस का क्यू से क्या रिश्ता है। अब क्या बोला गया है कि एस क्या है, वो क्यू का ए का पिता है, तो यानी कि यहाँ पर हम ऐसे डिनोट कर देंगे, और एस क्या है, पिता है, यानी कि प्लस का साइन डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये इसका पिता है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है, तो इसे भी हम प्लस से डिनोट करेंगे। मुझे लगता है ये ए नज़र आ रहा है, इसे हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है। ये ए का साइन है, तो ये मदर एंड फादर हुए और ये इनकी बेटी हुई, ठीक है। अब इसने बोला है कि एस का क्यू से क्या रिश्ता है, हमें ये बताना है। तो यानी कि इसका रिश्ता बताना है हमें, इससे बताना है। तो यानी कि जनरली से बात है कि भाई है, ये बहन है, और ये बहन का हस्बैंड है, तो यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे, हम इंडियन रिलेशन में इसे हम बहनोई बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहनोई है,
तो इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा, जो कि हमारे पास है, ब्रदर इन लॉ यानी बहनोई। ठीक है, ये डी है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 25 है, फार्म मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ये हमेशा एक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्जाम में। तो आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2, यहाँ पे 2 कॉलम्स 2 टेबल्स बनी हुई हैं। ठीक है, इसमें हमें करना क्या है, फार्म ढूंढना है, यानी कि FARM दोनों बॉक्सेस का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे फार्म बताना है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरह से है, 00, 98, 98, 23, 34, 12, 67, 4, 85, 43, 67, 11, 33, 24, 67, 11, 41। तो हमें ये दोनों बॉक्सेस, हमें ये क्वेश्चन जो होगा, ये जो हमारा क्वेश्चन होगा, ये बॉक्स के मतलब यानी ऑप्शन से होगा। तो आपको मैं इतना बता देती हूँ, जैसे कि हमारे पास ये रोज़ और कॉलम्स होते हैं, हमें इतना पता है कि ये रोज़ और कॉलम्स हम इसमें यूज़ करेंगे। आप इसे देख रहे हो, ये जो डाउनवर्ड्स की तरफ जो आता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम रोज़ कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो इस तरह से एरो में जाता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में जो जाता है, इसे हम कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, यही यहाँ पे यूज़ करना है हमें। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो, जैसे ये है ऑप्शंस है, तो हम यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आई नो कि स्क्रीन पर होता है तो ये लिखना पॉसिबल नहीं होगा, बट हमें अपनी माइंड में जस्ट क्लियर करनी है इमेज, कि हमें यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए माइंड में सेट करना है कि ये फार्म लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से हम ये टेबल को फॉलो करते हुए यहाँ पे अपने ऑप्शंस को टिक मार्क करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, हमेशा सीधे बन के नहीं करना क्वेश्चन, वरना बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा, वैसे टाइम बहुत कम होता है। तो हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 ऑप्शन क्लिक करते हैं। ठीक है, तो आप जैसे देख रहे हो 3 और 4, यानी कि रो का 3 होना चाहिए और कॉलम का 4 होना चाहिए, तो M बनना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं, रो का 3 है, यानी कि रो का 3 है, कॉलम का 4 है, कॉलम का 4 है, तो यहाँ पे आना क्या चाहिए, M। तो आप देख रहे हो रो का 3 कॉलम का 4 में यहाँ पे आ क्या रहा है, S, यानी कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि 3 सही होंगे और 1 गलत होंगे तो सारे सही होंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे करेंगे, रो का 8 कॉलम का 5, तो हमें M मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे रो का 8 कॉलम का 5 आ क्या रहा है, P आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे रो का 3 कॉलम का 3, तो आप देखेंगे रो का 3 और कॉलम का 3 करेक्ट, यानी कि M आ रहा है हमारा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा अभी के लिए सही है, इसे हम अभी होल्ड ऑन करके रखेंगे, बट छोटा सा टिक मार्क कर देंगे कि हाँ भी होल्ड ऑन है। अभी हम 4-1 को देखेंगे, अगर 4-1 भी करेक्ट आएगा तो हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो हम 4-1 देखेंगे, यानी कि रो का 4 कॉलम का 1 आ क्या रहा है, S, यानी कि गलत आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये गलत हो गया, ये राइट हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास C जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि ये वाला गलत हो जाएगा, यानी कि सारे सही होंगे, तो हमें आगे प्रोसीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन C से यहीं से मार्क कर लेंगे हमारा ऑप्शन C सही है। ठीक है, ओके गाइज, हमारा मैथ्स का सेक्शन मतलब लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन पूरा हुआ। अब हम जीके की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, अमरावती इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ, अमरावती किसकी सहायक नदी है, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन है कृष्णा, पेनार, पलार, कावेरी। ठीक है, तो आपको इसके ऑप्शंस बताने हैं। तो इसका जो आंसर है वो है कावेरी। ठीक है, ऑप्शन डी जो आप देख रहे हो, कावेरी ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये ना जस्ट नॉलेज के लिए, जो बच्चे अपने लिए नोट्स बनाते हैं सिर्फ उनके लिए है, ये थोड़े से एक्स्ट्रा नॉलेज है। द अमरावती रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट tributary of Kaveri River. It is 282 kilometer long. It originates at the Kerala Tamil Nadu border. It flows between the Anaimalai Hills and the Palni Hills in Indira Gandhi Wildlife Sanctuary and National Park in Tamil Nadu. आई होप सबको राइटिंग समझ में आ रही होगी, इसलिए मैंने थोड़ा ना प्रोनाउंसिएशन भी कर रही हूँ मैं बीच बीच में। अमरावती कावेरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह 282 किलोमीटर लंबी है, 282 किलोमीटर लंबी है। यह केरल तमिलनाडु सीमा से निकलती है। यह तमिलनाडु में इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में
अन्नामलई हिल्स और पलानी हिल्स के बीच रहती है। ठीक है, ये जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, थोड़ी एडिशनल नॉलेज है कि अगर जैसे कि अभी कभी पूछ लिया कि अगर कावेरी नदी मतलब किसकी सहायक नदी अमरावती की है और कितने किलोमीटर्स में है, तो बस ये उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है। ठीक है, आई होप पसंद आएगा आपको। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 27 है, इन विच स्टेट भीतरकनिका नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड। भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है यानी स्थित है। ऑप्शंस है उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु। ठीक है, तो आपको ये बताना है, इसका आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने फिर से वही नोट्स बनाने के लिए कर रखा है। ठीक है, तो इसका है नरेशन है, भीतरकनिका इज़ अ वेटलैंड विथ 3 protected areas, namely the Bhitarkanika National Park, the Bhitarkanika Wildlife Sanctuary and the Ganimatha Marine Sanctuary. It is in Odisha. ठीक है, भीतरकनिका 3 संरक्षित क्षेत्रों वाली एक आर्द्र भूमि है जिसमें शामिल है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य और गहीरमथा समुद्री अभयारण्य, और ये उड़ीसा में है। ठीक है, तो इसका आंसर है उड़ीसा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनके लिए है ये। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ नॉट रिटन बाय वर्धना रूरल हर्षा। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक वर्धनवंशी शासक हर्ष द्वारा लिखित नहीं है। लिखित नहीं बताना है, नहीं हमारे दिमाग से कभी कभार एग्ज़ाम के उसके एग्ज़ाम्स को लेकर हम थोड़ा नर्वसनेस की वजह से निकल जाते हैं नहीं, बट हमें नहीं वाला बताना है, तो इस पर आप हाईलाइट करना। ऑप्शन है नागानंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका, कादम्बरी। इट मीन्स इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अब इसमें से एक जो है वो नहीं है, यानी कि 3 जो होंगी वो उनकी होंगी जो उन्होंने लिखी होंगी। तो हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे आप देख रहे हो, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, कादम्बरी। तो इसमें से जो नहीं है वो हमें बताना है, तो इसका जो आंसर है वो है कादम्बरी। ठीक है, इसका आंसर कादम्बरी है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आंसर मैंने नोट्स बनाए हैं जिसमें लिखा है, हर्षा इज़ वाइडली बिलीव टू बी द author of 3 Sanskrit plays, Ratnavali, Naganand and Priyadarshika. Kadambari is a romantic novel in Sanskrit written by Ban Bhatt, who was the court poet of Harshvardhana. Ban Bhatt also write हर्षचरिता। हर्ष ने 3 संस्कृत नाटकों रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका की रचना की। कादम्बरी संस्कृत में रचित एक रूमानी उपन्यास है, रूमानी रोमांटिक को बोलते हैं, जिसे बाणभट्ट ने लिखा था, जो कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। बाणभट्ट ने हर्षचरित भी लिखी थी। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट वाज गल्ला मार्केट। गल्ला बाज़ार इन अलाउद्दीन खिलजीज मार्केट सिस्टम। अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार व्यवस्था में गल्ला बाज़ार क्या था। टेक्सटाइल मार्केट, कपड़ा बाज़ार, ग्रेन मार्केट, धान्य बाज़ार, मेटल मार्केट, धातु बाज़ार, कैटल मार्केट, पशु बाज़ार। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि कौन कौन सी मार्केट्स थी, तो इसमें हमें बताना है कि गल्ला बाज़ार वहाँ पे उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी के वक्त गल्ला बाज़ार किसे कहा जाता था। तो इसका आंसर है ग्रीन मार्केट है, यानी कि जहाँ पे हमें गेहूँ, चावल ये सब मिलता था, अनाज वाला। ठीक है, गल्ला बाज़ार एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, पॉइंट्स हैं। गल्ला बाज़ार वॉज एन अनाज मंडी, अ ग्रेन मार्केट, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रेन्स। सॉरी, इधर ग्रेन का एन मिस हो गया। Grain market, various types of grains were sold here at the price of
at the prices fixed by the state. The market's head was known as शहना-ए मंडी, गल्ला बाजार अनाज मंडी थी। राज्य द्वारा निर्धारित कीमतों पर विभिन्न प्रकार के अनाज यहाँ बेचे जाते थे। बाजार के प्रमुख को शहना-ए मंडी के रूप में जाना जाता था। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है, फ्रॉम विच माइन ऑफ राजस्थान डिड शाहजहाँ ऑर्डर द वाइट मार्बल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल। शाहजहाँ ने ताजमहल के निर्माण के लिए सफ़ेद संगमरमर राजस्थान की किस खान से मंगवाया था? उस खान का नाम बताना है हमें। तो ऑप्शन है मकराना, बांसवाड़ा, सलुम्बर और राजनगर। ये राजस्थान की जगह है, तो इसका आंसर बताना है। इसका आंसर है मकराना। ठीक है, ऑप्शन ए मकराना। ताजमहल वॉज बिल्ड इन आगरा बिटवीन 1631 टू एंड 1653। 2 साल में पूरा 1631 से लेके 1653 तक बना था। बाय ऑर्डर ऑफ द मुगल एम्परर शाहजहाँ। मकराना मार्बल is a type of white marble used in construction of Taj Mahal. Makrana marble is mined in the town of Makrana in Rajasthan. The Victoria Memorial in Kolkata is also made of Makrana marble. ठीक है। ताजमहल का मुगल सम्राट शाहजहाँ के आदेश से 1631 और 1653 के बीच आगरा में बनाया गया था। मकराना सफ़ेद संगमरमर का एक प्रकार है जिसका उपयोग ताजमहल के निर्माण में किया गया है। मकराना संगमरमर का खनन राजस्थान के मकराना शहर में किया जाता है। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल भी मकराना संगमरमर से बना है। मकराना मतलब संगमरमर का पार्ट है, इससे बना है और वो मकराना शहर से भी आया है। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हेन डिड महात्मा गांधी ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन दांडी। गांधी जी द्वारा किस तिथि को दांडी में नमक कानून तोड़ा गया था? नमक कानून, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि नमक कानून जब गांधी जी द्वारा तोड़ा गया था वो हमें बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है 6 अप्रैल 1930। ठीक है। ओके, कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 386 किलोमीटर फ्रॉम साबरमती आश्रम, महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ ऑन द coastal town of Dandi on the Arabian Sea on April 6, 1930. Dandi March is also known as नमक सत्याग्रह और सॉल्ट सत्याग्रह। साबरमती आश्रम से 386 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करते हुए महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को अरब सागर में दांडी के तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था। दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ओके, क्वेश्चन 32 है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? NK सिंह, YV रेड्डी, विजय केलकर या रंगाराजन। इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर है NK सिंह। ऑप्शन ए NK सिंह इसका आंसर है। वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, NK सिंह। Under Article 280, Finance Commission is contributed by the President of India every 5 years. At present, 15th Finance Commission Chairman NK Singh recommendations for 2021 and 26। इसका मतलब ये है कि 21 और 26 के लिए अभी 16th जो चाहिए होगा फाइनेंस कमीशन वो चलेगा। ठीक है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में किया जाता है। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह 2021 से 26 के लिए सिफारिश है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 है, विच मिनिस्ट्री ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP इन इंडिया। भारत में सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना किस मंत्रालय द्वारा करवाई जाती है? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय। इसका आंसर है सी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है। द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO under the Ministry of Statistics and Program Implementations is responsible for macroeconomic data gathering and statistical record keeping। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत माइक्रो इकोनॉमिक डेटा इकट्ठा करने और सांख्यिक रिकॉर्ड रखने के लिए जिम्मेदार है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 34 है, विच लोकसभा इज़ करंटली फंक्शनिंग। वर्तमान में कौन सी लोकसभा कार्यशील है? 15th, 16th, 17th या 18th। यहाँ पर ये बताना है कि कौन सी लोकसभा अभी एट द प्रेजेंट चल रही है। तो इसका आंसर है सी, यानी कि 17th। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे लिख रखी है। द प्रेजेंट 17th लोकसभा was elected in May 2019. Election all across India were conducted in 7 phases from 11 April 2019 to 19th May 2019 by the Election Commission of India। वर्तमान 17वीं लोकसभा मई 2019 में चुनी गई थी। भारत भर में चुनाव भारत के चुनाव आयोग द्वारा 11 अप्रैल 2019 से 19 मई 2019 तक 7 चरणों में आयोजित किए गए थे। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 है, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, नन ऑफ द अबव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बताना है कि कौन नियुक्ति करता है। तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज derived फ्रॉम आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सुनील अरोड़ा इज द करंट 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के चुनाव आयोग की शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से ली गई है। सुनील अरोड़ा वर्तमान 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 है, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संवैधानिक उपचार का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है हमें। ऑप्शन है आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19, आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22, आर्टिकल 28 अनुच्छेद 28, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32, तो अनुच्छेद 32 ये हमें बताना है। इसका आंसर है आर्टिकल 32, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है। एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे लिख रखी है। आर्टिकल 32 ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अंडर दिस द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इशू ऑर्डर्स ऑफ रिट्स। भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। इसके तहत संविधान सुप्रीम कोर्ट को आदेश या रिट जारी करने का अधिकार देता है। ठीक है। ओके, क्वेश्चन 37 है, विच प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इज फॉलोड इन रॉकेट लॉन्चिंग। रॉकेट के प्रशिक्षण में भौतिकी के किस सिद्धांत की अनुपालना होती है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग का संरक्षण, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति का तीसरा नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो इसका आंसर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, संवेग का संरक्षण, यानी कि ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे लिख रखी है।
The launch of a rocket provides an application of momentum conservation. It is by virtue of the law of conservation of momentum or rocket flies. रॉकेट का प्रक्षेपण गति संरक्षण का एक अनुप्रयोग प्रदान करता है। संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर ही एक रॉकेट उड़ान भरता है। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी वैल्यू ऑफ अ स्टेशनरी बॉडी। किसी स्थिर पिंड का गतिज ऊर्जा मान क्या होगा? लेस देन ज़ीरो, शून्य से कम, ज़ीरो, शून्य, मोर देन ज़ीरो, शून्य से अधिक, या इन्फाइनाइट, स्थिर, अनंत। ऑब्वियस है, जब एकदम स्थिर है तो फिर क्या कोई मूवमेंट कैसे होगी? तो इसका आंसर फिर ज़ीरो होगा, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी दैट इट possesses due to its motion. A stationary body does not possess kinetic energy, hence the kinetic energy of a stationary object is indeed zero as its velocity is zero. किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो उसकी गति के कारण उत्पन्न होती है। एक स्थिर पिंड में गतिज ऊर्जा नहीं होती है, इसीलिए स्थिर वस्तु की गतिज ऊर्जा वास्तव में शून्य होती है, क्योंकि इसका वेग शून्य होता है। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज़ द कॉमन नेम फॉर ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेनिल। ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेनिल का साधारण नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म, ग्लिसरीन, फ्रेऑन या जिप्सम। ठीक है, हमें ये बताना है। तो हमें इसका आंसर हमें पता है, इसका आंसर है ग्लिसरीन, यानी कि आंसर बी है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन नीचे है, ग्लिसरॉल इज़ ऑल्सो नोन एज ग्लिसरीन इज़ अ triol compound. The IUPAC name for glycerol is 1,2,3 trihydroxypropane or 1,2,3 propanestrol. ग्लिसरॉल, जिसे ग्लिसरीन के रूप में भी जाना जाता है, एक ट्रायल यौगिक है। ग्लिसरॉल का IUPAC नेम का नाम 1,2,3 ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन या 1,2,3 प्रोपेनट्रियोल है। ठीक है। ओके, क्वेश्चन 40 है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर लॉजिक इंटेलेक्चुअल फंक्शंस। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा उच्च तार्किक बौद्धिक कार्यों के लिए उत्तरदायी है? फ्रंटल लॉब यानी कि ललाट खंड, पार्शियल लॉब यानी कि पार्श्विका खंड, ऑक्यूपेटल लॉब यानी कि पार्श्वकापाल खंड, टेम्पोरल लॉब यानी कि शंख खंड। ठीक है। तो मस्तिष्क बौद्धिक कार्यों के लिए बात हो रही है, यानी कि फ्रंटल लॉब की बात हो रही है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन है, द फ्रंटल लॉब इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल for higher logic intellectual functions. Specifically, the cerebral cortex of the brain is responsible for higher thought process, and the left hemisphere is the rational half associated with logical and analytical thinking. ललाट खंड मुख्य रूप से उच्च तार्किक बौद्धिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। विशेष रूप से मस्तिष्क के सेरेब्रल कॉर्टेक्स उच्च विचार प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है, और बायां अर्थ गोलार्ध तर्कसंगत और विश्लेषणात्मक सोच के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। ओके, क्वेश्चन 41 है, अ हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन इज सीक्रेटेड। मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित किया जाता है बाय किडनी यानी किडनी द्वारा, बाय द पीनियल ग्लैंड या पीनियल ग्रंथि द्वारा, बाय लिवर यानी यकृत द्वारा, बाय थाइमस या थाइमस द्वारा। तो इसका आंसर है पीनियल ग्रंथि द्वारा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन मैंने लिख रखी है, मेलाटोनिन इज़ अ हार्मोन दैट रेगुलेट्स the circadian rhythm, the sleep-wake cycle. It is primarily released by the pineal gland.
मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो सर्कैडियन लय यानी सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। यह मुख्य रूप से पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। ठीक है। ओके, क्वेश्चन 42 है, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल? डीएनए अणु की मूल इकाई कौन सी है? ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी न्यूक्लियोसाइड, ऑप्शन सी अमीनो एसिड या ऑप्शन डी हिस्टोन। ठीक है, इसमें हमें बताना है। तो इसका आंसर आप जैसे देख रहे हो, इसका आंसर ए है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। तो द बेसिक बिल्डिंग block of DNA is called nucleotide. A nucleotide is made up of one sugar molecule, one phosphate molecule, and one of the four bases: adenine, thymine, guanine, and cytosine. डीएनए के मूल बिल्डिंग ब्लॉक को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। एक न्यूक्लियोटाइड एक शर्करा अणु, एक फॉस्फेट अणु और 4 आधारों एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन में से एक से बना होता है। ठीक है। ओके, क्वेश्चन 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस हैज़ द हाईएस्ट रीडिंग स्पीड? निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भंडारण युक्ति की पठन गति सर्वाधिक होती है? ऑप्शंस है हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, बी, सी है कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी, और ऑप्शन डी है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क यानी डीवीडी। तो इसका आंसर जो है वो आंसर बी है, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्शन बी। ठीक है। एक्सप्लेनेशन में नीचे लिखी हुई है, अ स्टैंडर्ड सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD कैन रीड sequential data at a speed of about 550 megabytes per second Mbps and write it at 520 MB per second. It is higher than HDD, CD and DVD. एक मानक सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD लगभग 550 मेगाबाइट प्रति सेकेंड MBPS की गति से अनुक्रमिक डेटा पढ़ सकता है और इसे 520 MBPS पर लिख सकता है। ये HDD, CD और DVD से अधिक है। ठीक है। इसमें डिफरेंस है, 550 है यहाँ पे लिखा हुआ और यहाँ 520 है। ठीक है, ये डिफरेंस है। ये 550 जो है प्रति सेकेंड की स्पीड गति से अनुक्रमिक डेटा पढ़ सकता है, यानी कि 550 की स्पीड से पढ़ सकता है और 520 की स्पीड। ओके, क्वेश्चन 44 है, विच प्लेयर हैज़ बिन गिवन द टाइटल ऑफ विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड फॉर द ईयर 2020? किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 के लिए विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब दिया गया है? ऑप्शंस है एलिसा पेरी, ऋतु मोनी, पूनम यादव, बेथ मुनी। ठीक है, तो आपको बताना है। इसका आंसर है वैसे ऑप्शन ए एलिसा पेरी। ठीक है। एक्सप्लेनेशन नीचे है, द विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड फॉर द परफॉर्मेंस इन द ईयर 2020 इज़ एलिसा पेरी। शी इज़ एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर। वर्ष 2020 में प्रदर्शन के लिए विश्व में विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेटर एलिसा पेरी हैं। वे एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। ओके, तो क्वेश्चन 45 है, द फेमस फिल्म पैरासाइट विच वॉन अ टोटल ऑफ 4 ऑस्कर्स इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर एट द 92nd गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स वॉज ओरिजिनली मेड इन विच लैंग्वेज? ठीक है। सुप्रसिद्ध फिल्म पैरासाइट जिसे 92वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर सहित कुल 4 ऑस्कर्स मिले, मूलतः किस भाषा में बनी है? ठीक है, हमें ये बताना है, मैड्रिन, स्पेनिश, कोरियन या जापानीज़। इसका आंसर है कोरियन, ऑप्शन सी। ठीक है, आंसर है, एक्सप्लेनेशन है, पैरासाइट कोरियन। Lee Shang-sung is a 2019 South Korean black
comedy thriller film directed by Bong Joon-ho. Parasite won a leading 4 awards at the 92nd Academy Awards: Best Pictures, Best Director, Best Original Screenplay, and Best International Feature Film. Become the first film not in English with Best Picture in Academy history. Okay. पैरासाइट कोरियाई गी शेंग शुंग एक 2019 की दक्षिण कोरियाई ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है जो बॉन्ग जून हो द्वारा निर्देशित है। पैरासाइट ने 92 के अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ 4 पुरस्कार जीते: सर्वश्रेष्ठ पिक्चर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म। अकादमी इतिहास में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर जीतने वाली यह पहली गैर अंग्रेजी फिल्म है। ठीक है। ओके, क्वेश्चन 46 है, हु इज़ द करंट चीफ होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान मुख्य गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला, बीबी गुप्ता, अरविंद सक्सेना या सुनील अरोड़ा? इसका आंसर है ए, अजय कुमार भल्ला। ठीक है। एक्सप्लेनेशन है, द होम सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. This post is held by a senior IAS officer of the rank of Secretary to Government of India. The current Home Secretary is Ajay Kumar Bhalla. ये मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है कि अगर आपसे मतलब क्वेश्चन में आ जाता है कि कौन से हैं अजय कुमार भल्ला, तो ये 23rd हैं अभी, मतलब जो चल रहा है अभी वो 23rd है, तो ये 23rd है अजय कुमार भल्ला। गृह सचिव गृह मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। यह पद भारत सरकार के सचिव पद के एक वरिष्ठ IAS अधिकारी के पास होता है। वर्तमान गृह सचिव अजय कुमार भल्ला है। जैसे कि मैंने बताया 23rd अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो 23वें हैं। ठीक है। ओके, क्वेश्चन 47 है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वॉज अनाउंस्ड इन? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना घोषित की गई थी 2016, 2019 या 2017 या 2020? तो इसका आंसर है 2016 यानी कि ए, 2016। एक्सप्लेनेशन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 इज एन एमएनएसटी स्कीम launched by the Narendra Modi led government of India in December 2016 as part of the rupees 1.70 lakh crore relief package under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. The government announced free food, grains and cash dose to women and poor senior citizens and farmers to mitigate the hardship faced due to the lockdown. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दिसंबर 2016 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। सरकार ने कोरोना महामारी के प्रभाव में लॉकडाउन के कारण हुई कठिनाई को कम करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज के तहत महिलाओं और गरीब वरिष्ठ नागरिक और किसानों को मुफ्त अनाज और नकदी राशि की घोषणा की है। ओके, क्वेश्चन 48 है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, वॉशिंगटन या वियना? तो इसका आंसर है जिनेवा यानी कि बी, स्विट्ज़रलैंड में है ये जिनेवा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन है, WHO headquarters is located in Geneva, Switzerland. WHO's primary role is to direct international health within the United Nations systems and lead partners in global health responses. WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। WHO की प्राथमिक भूमिका संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य को निर्देशित करना और वैश्विक स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं में भागीदारों का नेतृत्व करना है। ओके, क्वेश्चन 49 है, वेयर इज़ द सेक्रेटरीट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी कि ओपेक लोकेटेड? पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का सचिवालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है, वियना ऑस्ट्रिया, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट यानी कि अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात, या कराकस वेनेजुएला। ठीक है। तो ऑप्शंस बताने आपको, तो इसका आंसर है फर्स्ट
दैट इज़ वियना ऑस्ट्रिया, ऑप्शन ए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है द ओपेक सेक्रेटरीट इज़ द एग्जीक्यूटिव organ of the Organization of the Petroleum Exporting Countries OPEC located in Vienna. It also functions as the headquarters of the organization. Mohammed Barkindo, the present Secretary General of OPEC. ओपेक सचिवालय पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का कार्यकारी अंग है। वियना में स्थित यह संगठन के मुख्यालय के रूप में भी कार्य करता है। मोहम्मद बरकिंडो ओपेक के वर्तमान महासचिव है। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 50 है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हुज बुक इज़ द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इम्पेरेटिव। द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इम्पेरेटिव किसकी पुस्तक है? चेतन भगत, शशि थरूर, मुकेश बंसल या मधुकर शुक्ला। तो इसका आंसर है शशि थरूर, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, बट आगे से एक्सप्लेनेशन है, द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर एंड द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इम्पेरेटिव इज रिटन बाय शशि थरूर एंड समीर सारन। द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इम्पेरेटिव शशि थरूर और समीर सरन द्वारा लिखी गई। ठीक है, इसके 2 राइटर्स थे। ओके गाइस, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और मेरी फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई होप आपको पसंद आएगी। आप प्लीज़ विज़िट करना उसे, और लाइक और शेयर ज़रूर करना। ओके गाइस, बाय।